इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Next.js एप्लीकेशंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप कर सकते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रैक्टिकली सेटअप करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके हम डार्क मोड एंड लाइट मोड इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा कोड लिख के रखा है। अभी हम क्लिक करते हैं तो थीम बटन क्लिक, बस इतना ही लिख के आता है, लेकिन हम पूरी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे और हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई Next.js एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना सीखेंगे। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करना सीख गए तो फिर उसके बाद में रिडक्स सेटअप करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सेम चीज़ है। रिडक्स के अंदर भी प्रोवाइडर मिलता है हमें और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर भी प्रोवाइडर मिलता है। जहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रोवाइडर रैप करवाते हैं, वैसे ही हमें रिडक्स का भी प्रोवाइडर रैप करवा देना है और हमारा रिडक्स का भी सेटअप हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करना देखेंगे, लेकिन हम ये नहीं सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है इसको आपको पहले ही सीख के आना है। अगर आपको नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए रिएक्ट के अंदर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, आप ऐसे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको रिडक्स सीखना है तो रिडक्स के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, आप रिडक्स सीख लेना। इस वीडियो में हम रिडक्स का तो कोई कोड नहीं लिखेंगे, हम मेनली कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे नहीं, सेटअप करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने Next.js एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ सेटअप करें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेटअप करें, हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करते हैं और एज इट इज़ पूरा का पूरा कोड ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। ठीक है, बस थोड़ा सा जहाँ पर हमें रैप करना होता है कंपोनेंट को, बस वहाँ पर Next.js के अंदर केवल नया सिंटैक्स रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो हम अभी Next.js के अंदर नहीं करते हैं, हम पहले वीट के अंदर करते हैं। वीट की एप्लीकेशन है, ये एग्जैक्टली यूआई वाइज वैसे ही है। ये हमारा एक कंपोनेंट है, हेडर कंपोनेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमने नेविगेशन लगा के रखा है, ऐसे बटन है यहाँ पे, थीम बटन क्लिक्ड। ये एग्जैक्ट Next.js एप्लीकेशन का क्लोन है रिएक्ट के अंदर। तो अगर हमने रिएक्ट के अंदर कर लिया तो वही कोड हम कॉपी पेस्ट करके अपने Next.js एप्लीकेशन के अंदर भी कर लेंगे। तो पहले हम रिएक्ट के अंदर करते हैं, इससे आपका एक रिकैप भी हो जाएगा कि कैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेटअप करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, बस केवल आप सिंटैक्स इसका भूल गए हैं, कैसे सेटअप करते हैं ये भूल गए हैं, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर स्क्रैच से पूरा सेटअप करेंगे वीट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी एक वीट की एप्लीकेशन का कोड है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पेजेस का यहाँ पर है एक कंपोनेंट, मतलब पेजेस का एक फोल्डर है, लेकिन ये प्लेन कंपोनेंट्स ही हैं। यहाँ पर हमारा अबाउट कंपोनेंट है, ये होम कंपोनेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर हेडर कंपोनेंट है, और हेडर कंपोनेंट को हम अपने app.jsx के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सभी राउट्स के ऊपर यहाँ पर हेडर को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हेडर कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शनैलिटी लगानी है कि जब भी यहाँ पर क्लिक किया जाए तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, ताकि हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस चीज़ को हम रिट्रीव कर पाएँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक हुक यूज़ करेंगे और वो स्टेट किसी भी कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़ करने के लिए पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट नाम का। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर के नाम में कुछ नहीं रखा है, बस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक थीम कॉन्टेक्स्ट नाम का थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX ये करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम JSX का कोड भी थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, ये एक JSX यानी कि रिएक्ट कंपोनेंट ही रहेगा प्रॉपर। और हम डार्क मोड एंड लाइट मोड कैसे टॉगल करेंगे, उसके लिए मतलब हमें CSS लिखना होगा। तो CSS मैंने ऑलरेडी जो कोड प्रोवाइड किया उसमें ऑलरेडी लिखा है, बस हमें अपने HTML के ऊपर से ये डार्क की क्लास रिमूव कर देनी है, रिमूव और ऐड करना है। अगर हम यहाँ पर HTML के ऊपर डार्क की क्लास ऐड कर देंगे, ठीक, तो ऑटोमेटिकली ये डार्क मोड में हो जाएगा। तो हमें अपने HTML के ऊपर से डार्क क्लास को ऐड या रिमूव करवाना है, यानी कि टॉगल करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, रिएक्ट हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन देता है। ये फंक्शन को हमें कॉल करना है और ये हमें थीम कॉन्टेक्स्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, थीम कॉन्टेक्स्ट नाम का एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके दे देगा। ये हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रैपर बनाएंगे। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे
फंक्शन कंपोनेंट, या फिर हम RFC कर सकते हैं, और इस कंपोनेंट का नाम रहेगा थीम प्रोवाइडर। आपको अगर ऑलरेडी पता है, ठीक है, तभी ये बात समझ में आएगी। अगर आपने पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पढ़ा तो आपको ये कोड नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। अगर आपने पहले पढ़ रखा है और अभी अभी भूल गए हैं कैसे सेटअप करना है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, और इसके अंदर हम सभी चिल्ड्रन को रेंडर कर देंगे। जब हम इसको रैप करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे चिल्ड्रन मिलेंगे। हम अपने ऐप कंपोनेंट को इससे रैप कर देंगे, यहाँ पर हमें चिल्ड्रन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। पहले हम इसको रैप करते हैं। रैप जैसे ही करेंगे, अभी तो कोई वार्निंग या कोई भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम रैप करेंगे वार्निंग आएगी। हम अपने मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं सभी को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर्स, और मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आके यहाँ पर हम रैप करेंगे ऐप को। यहाँ पे किससे रैप करेंगे? थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट से। इससे हम रैप कर देंगे ऐप को, ठीक। इतना कर दिया। अब यहाँ पे हमें वार्निंग दिखेगी कि वैल्यू प्रॉप नहीं पास किया गया, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पास करना है। वैल्यू पास करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज डार्क और सेट इज डार्क इज इक्वल टू यूज स्टेट। हम इसके अंदर एक यूज स्टेट करेंगे और यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। इज डार्क ट्रू सेट कर देंगे, और यहाँ पर हम एज ए वैल्यू के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जहाँ पर इज डार्क ये प्रॉपर्टी दे देंगे। और चाहे तो हम सेट इज डार्क भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक टॉगल मेथड बना लेते हैं, ठीक है। एक हम टॉगल थीम इस नाम का एक मेथड बना लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, टॉगल थीम इस नाम का मेथड है। ये प्योर रिएक्ट का कोड है, कुछ भी रिएक्ट का कोड ही है क्योंकि हम वीट एप्लीकेशन के अंदर कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जेएस जैसा कुछ भी नहीं है, प्योर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉगल थीम यहाँ पे करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट इज डार्क, इसको हम प्रीवियस वैल्यू लेके उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक। टॉगल थीम और ये दोनों चीज़ हमने सेट कर दी हैं, और अभी ये इतना करने से ये हमारी वार्निंग जो है वो चली जाएगी। जो भी वार्निंग आ रही थी वैल्यू प्रॉप की, वो वार्निंग चली गई है। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें इज डार्क अगर ये ट्रू है तो हमें अपने HTML के ऊपर ये डार्क लगाना है, अगर फॉल्स है तो इसको हटाना है, ठीक है, डार्क को हटाना है। तो वो वाला कोड भी हम यहाँ पे लिखेंगे। हम डायरेक्टली HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक यूज इफेक्ट लाएंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है, एक यूज इफेक्ट रहेगा, और ये तब चलेगा जब हमारा इस डार्क वैल्यू जो है वो चेंज होगा। इस डार्क वैल्यू जब चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ इज डार्क, अगर इज डार्क यानी कि ये ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट ये HTML को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपने कंसोल के अंदर ये वाला कोड लिखेंगे तो ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एलिमेंट अगर हम करते हैं तो ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट करेंगे तो ये देखो, ये हमें ये डार्क वाली क्लास मिल रही है, यानी कि इसी क्लास लिस्ट के अंदर हम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये चीज़ कर सकते हैं। ऐड क्या करेंगे, हम डार्क ये चीज़ ऐड कर देंगे, डार्क्स नहीं डार्क। एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें इस चीज़ को रिमूव कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये कर दिया हमने, बस ये वाला सेटअप हमारा हो गया है। अब हमें इसको यूज़ करना है, जैसे कि कहाँ पर, हेडर कंपोनेंट के अंदर।
हमें इसको यूज़ करने के लिए अब एक तो है हम जो बेसिक मेथड है इंपोर्ट करने का, एक थीम को इंपोर्ट करके यूज़ करने का, वो अभी हम यूज़ करते हैं। फिर हम इसके लिए भी एक हुक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हेडर कंपोनेंट है, इधर अभी इस डार्क मैंने यहाँ पे हार्ड कोड करके सेट कर दिया है जो कि हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पर अभी हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ये मतलब कुछ भी चेंज नहीं करता है। अभी हम एक काम करते हैं, इधर हम इंपोर्ट करते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट, और थीम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक हुक यूज़ करना पड़ेगा, और इसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट मतलब थीम कॉन्टेक्स्ट हमें डालना है। यहाँ से हमने थीम कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। अभी थीम कॉन्टेक्स्ट ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से हमें वो दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमने एक्सपोर्ट किया है, इज़ डार्क और इज़ डार्क, ये मिल जाएगा, और सेट नहीं, टॉगल थीम, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। ये हेडर के अंदर console log इज़ डार्क ये कर सकते हैं अभी, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इज़ डार्क यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को, इस डार्क वेरिएबल को यहाँ पर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या यूज़ करना है, टॉगल थीम को यूज़ करना है। टॉगल थीम को यहाँ पर कॉल करवा देना है। ऑन क्लिक के ऊपर हम कहाँ पर कर रहे हैं, ऑन क्लिक इधर ये बटन है ना, ये सन और मून की बटन है, यहाँ पर हम ऑन क्लिक के ऊपर सीधा टॉगल थीम, बस इसको हम कॉल कर देंगे। अभी आप देखना, रिफ्रेश किया हमने, ये एरर आ रही है, इस डार्क इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इस डार्क को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसको डिफाइन रखना है, इज डार्क, ये अभी हमने रिफ्रेश किया, ठीक है, और हम इस बटन को क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, ये ऐड हो रहा है, मतलब ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा क्लास लिस्ट शायद ऐड या रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। हम एक बार चेक करते हैं इस डार्क की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, वो तो चेंज हो ही रही होगी इस डार्क की वैल्यू, तभी हमें ये आइकन चेंज होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखते हैं क्लास हमारी ऐड या रिमूव हो रही है। एक मिनट, यहाँ पर ये रिमूव की क्लास ऐड हो रही है, हमने यहाँ पे लॉजिक के अंदर कुछ गलत लिख दिया है, एक बार हम देख लेते हैं। ये रिमूव करना है हमें डार्क क्लास को रिमूव करना है, और यहाँ पर रिमूव मेथड कॉल करना है, ये हमने गलत कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ फिक्स कर देंगे तो अभी फिक्स हो जाएगा ये देखो, सही है, मस्त काम कर रहा है। हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हैं। मान लो कि इधर अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा से डिफ़ॉल्ट मोड सेट हो जाता है, और ये डार्क क्लास मैंने यहाँ पर लगा के रखी है, हार्ड कोड करके रखी है HTML के अंदर। इधर अगर यहाँ पर ये नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट मोड रहेगा ये। इधर एक बार रिफ्रेश करते हैं, और ये डार्क की क्लास यहाँ से मैंने रिमूव कर दी है, ठीक है। हाँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये डार्क अभी भी है क्योंकि हमने यहाँ पर डार्क सेट करके रखा है, मतलब डार्क ट्रू, किधर गया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमने ट्रू करके रखा है, तो इसके कारण से वो ट्रू की क्लास ऐड हो जा रही है, मतलब डार्क क्लास ऐड हो जा रही है। यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देंगे तो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया और रिफ्रेश किया तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सेट हो जाती है। डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी थीम होता है वो सेट हो जाता है। अगर हमें इसको लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर करवाना है तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। इसी कोड के अंदर अपने थीम प्रोवाइडर के अंदर ही हम ये वाला कोड भी रख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ये करेंगे, इज़ डार्क की वैल्यू हम एज ए इज़ डार्क सेट कर देंगे, जो भी इज़ डार्क की वैल्यू आएगी वो हम सेट कर देंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आके अपना एप्लीकेशन टैब ओपन करेंगे और लोकल स्टोरेज के अंदर आके देखेंगे तो इस डार्क की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। हमने ये चेंज किया, ट्रू हो गई, ये चेंज किया, फॉल्स हो गई, ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पर देखो इधर भी ये चेंज हो जा रही है। ये क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा से रन हुई, और दोबारा से जैसे ही ये कोड रन होगा दोबारा से ये जो डार्क की वैल्यू है यहाँ से उठा के हमने डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट करके रखा है तो फॉल्स सेट हो जाता है। यहाँ पे भी फॉल्स है तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन
हमने अगर ट्रू कर दिया डार्क की वैल्यू और रिफ्रेश किया तो फॉल्स सेट हो जाता है। यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, हमें यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं देना है। तो कहाँ से देना है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमें यहाँ से देना है। कैसे करना है? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये करना है इज डार्क, ये करना है। और इसकी वैल्यू अगर फॉल्स हो, अब यहाँ पर ये फॉल्स जो है ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है और इसको हम नॉर्मली बूलियन के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बूलियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये ट्रूथ ही वैल्यू है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है वो एक ट्रूथ ही वैल्यू ही होती है, इसीलिए ये ट्रू यहाँ पे रिटर्न करके आ रहा है। तो फिर हम इसको कैसे फॉल्स या ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक लॉजिक ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। ऐसा हम एक टर्नरी लॉजिक लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं लॉजिक, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर रहे हैं इसको हम ऐसा सेट कर देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और फिर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। ठीक है, ये चीज़ सेट कर देंगे। अब आप देखना क्या होगा, और ये वाला कोड जो होता है, ये यूज स्टेट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम पास करते हैं, ये जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर करता है तभी ये वाला कोड इवेलुएट होता है, ये दोबारा से नहीं रन होता है। ठीक है, दोबारा कितना भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो, ये तो कोड रन होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वैल्यू दी जाएगी ये बार बार अपडेट नहीं होती है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फर्स्ट टाइम ही सेट होती है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होता है। तो ये रिएक्ट का प्रॉपर लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी सफ़ेद ही है क्योंकि फॉल्स था। अभी हमने रिफ्रेश किया, डार्क है तो डार्क है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये ऐसा ही है। और इस चीज़ को हम चाहें तो इस कंडीशन को और छोटा कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से ये सब कुछ हटा दें और यहाँ पर हम लिख दें ट्रू। ठीक है, तो इस डार्क की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये ट्रू तभी आएगी जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रू स्ट्रिंग के अंदर जब रहेगी तभी हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी। अभी आप इसको मैं कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी क्या है, अभी फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये कोड लिख देने से भी हमारा ये काम वैसे ही करेगा, बस हमारा लॉजिक और छोटा हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना नहीं समझ में आया, ये अगर आपके सर के ऊपर से घूम रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप पहले ये चीज़ समझिए कि रिएक्ट जेएस के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे सेटअप करना है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत केवल डार्क थीम बस हम इसको टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो CSS जो स्टाइलिंग है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, ऑटोमेटिकली वो डार्क लाइट हो जाएगा जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लास को ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडेड कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब हम अपने नेक्स्ट जेएस वाली एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं और वहाँ पर हम इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन का कोड भी ओपन करके रखा है। ये वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर यूज़ किया था, लेकिन इसका स्टार्टर कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, इसको मैंने रन करके रखा है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। एक बार हम यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम सेम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर बटन क्लिक्ड आ रहा है, हमें ये पूरा डार्क मोड एंड लाइट मोड सेटअप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पूरा कोड नहीं लिखेंगे, बस एक कॉन्टेक्स्ट का जो फोल्डर है इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया है, ड्रॉप बोल रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप को मिला के मैंने ड्रॉप बोल दिया। इसको मैं ड्रॉप करूँगा, कैसे करूँगा, ड्रॉप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मैं अभी ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अल्ट और टैब दबाऊंगा तो मेरा ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इधर ड्रॉप करूँगा, सबसे बाहर ऐप फोल्डर से बाहर मैं यहाँ पे कॉपी फोल्डर कर दूँगा। तो कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है।
और यहाँ पर हम JS नाम ही दे रहे हैं तो हम यहाँ पे JS नाम ही देंगे। हमारे सभी कंपोनेंट्स का नाम JS से है, ठीक है, इसीलिए इसका भी थीम कॉन्टेक्स्ट का नाम भी JS से मैंने सेट कर दिया। अब इसको कहाँ पर रैप करना है, ठीक है, कहाँ पर हमें इंपोर्ट करना, बस हमें इंपोर्ट कर लेना है और ऑन क्लिक हैंडलर बस हमें सेटअप कर देना है, ठीक है, बस इतना ही करना है और हमारा ये काम हो जाएगा। तो इसको पहली बात तो इंपोर्ट करने के लिए हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही अवेलेबल रहती हैं। अभी के लिए चलो हम इसको नहीं बनाते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, ऐसे ही यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने के लिए, इसको रैप करने के लिए आप सोचिए सबसे सही जगह क्या है। हमारा ऐप का जो लेआउट है यहाँ पर हम रैप करते हैं, इधर यहाँ पर जो चिल्ड्रन है इस चीज़ को रैप करवाएंगे। यहाँ पर हम थीम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे, थीम प्रोवाइडर ये कंपोनेंट है हमारा, और इसके अंदर चिल्ड्रन को रैप कर देंगे। जैसे हम रैप करेंगे हमें वार्निंग मिलेगा, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट नीड्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये रिएक्ट हो केवल क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर वर्क करता है, ठीक है, यानी कि हमें यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव को यूज़ करना पड़ेगा। एक तो है कि हम यहाँ पे यूज़ कर लें, जो कि सही नहीं है, इसके बाद हमारे सारे कंपोनेंट्स क्लाइंट कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये देखो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और ये देखो हमने यूज़ किया तो ये अभी क्लिक करने पे तो नहीं हो रहा है, इसने शायद लोकल स्टोरेज से उठा के इसने लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना है, हमें अपने थीम कॉन्टेक्स्ट को एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देना है। ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब देखो जो वार्निंग है वो चली गई है, और ये इंटरनल सर्वर एरर ये देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है, एक मिनट। अच्छा, ये लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपोनेंट तो हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है, तो सही बात है हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया, लेकिन जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो भी सर्वर के ऊपर पहले रेंडर होता है, तो सर्वर के ऊपर रेंडर होते टाइम ये लोकल स्टोरेज डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो इस चीज़ को हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक दूसरे यूज़ इफेक्ट के अंदर डाल देते हैं। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट कर देता हूँ, और मैं एक दूसरा यूज़ इफेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। यूज़ इफेक्ट एक दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि केवल फर्स्ट टाइम रन करेगा। ये वाला यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी के अंदर कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पर मैंने डाला इस डार्क, यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, और यहाँ पर हम सेट इज डार्क ये कर देंगे, और इसकी वैल्यू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ये, ठीक है। तो ये वाला कोड अब यहाँ पर सर्वर के ऊपर नहीं रन करेगा, क्योंकि यूज़ इफेक्ट के अंदर है। तो नेक्स्ट जेएस को पता है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर का कोड हमें सर्वर के ऊपर नहीं एग्जीक्यूट करना। तो जो वार्निंग थी वो चली गई, और हमारा जो कोड है वो वैसे ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर हम अपने यहाँ पर आएँ एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर इस डार्क फॉल्स सेट है, ठीक है, इसको मैं ट्रू अगर सेट कर दूंगा, ट्रू, और रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो डार्क मोड हो गया, यानी कि हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब हमें अपने थीम टॉगल बटन से अटैच करना होगा यहाँ पर, ताकि क्लिक करने पर ये जो हमारा थीम है ये चेंज हो, ठीक है। तो इसको अटैच करने के लिए हमें यहाँ से थीम कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करके वहाँ पे अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना होगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं एक्सपोर्ट करूँगा, मैं एक हुक बना लूँगा, फंक्शन यूज़ थीम के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट और फिर इसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट ये करके रिटर्न करवा दूंगा, बस इतना करना है। ये करने से हमें अभी अगर यूज़ करना होता हेडर के अंदर तो हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ता, थीम कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ता, लेकिन अब केवल हमें यूज़ थीम को ही इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये हम हेडर कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर ये कंपोनेंट्स के अंदर हेडर कंपोनेंट है, और हेडर कंपोनेंट एक क्लाइंट कंपोनेंट है, तो यहाँ पर हम आराम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ थीम करेंगे, और ये सजेशन नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। एक मिनट, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना होगा, और
यहाँ पर हम यूज थीम को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, कॉन्स्ट इस डार्क वाली वैल्यू मिलेगी और टॉगल थीम मिलेगा, इस डार्क ये मिल जाएगा और टॉगल थीम ये मेथड मिल जाएगा। टॉगल थीम वाला मेथड हमें बटन के ऊपर दे देना है और यहाँ पर ये दे देना है। बस इतना करेंगे तो हमारा बाकी पूरा सेटअप है ऑटोमेटिकली ये काम करने लगेगा। अभी आप देखना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डार्क मोड और लाइट मोड हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो होम पेज है हमारा सर्वर कंपोनेंट है, सर्वर से रेंडर हो गया है, लेकिन हम इसकी डायनेमिकली स्टाइल्स चेंज कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम डायनेमिकली HTML के ऊपर क्लास को ऐड और रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो भी स्टाइलिंग है ये यहाँ पे ग्लोबल CSS के अंदर लिखी गई है। ये मेनली यहाँ पर रूट, ठीक है, ये रूट की क्लास है। यहाँ पर मतलब हमारा जो जो मेन HTML होता है ना वो है, वहाँ पर ये वेरिएबल सेटअप है। और फिर डार्क जब क्लास लग जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, नहीं तो जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और टेक्स्ट डार्क है। ठीक है, तो सही है, ये सही है, मस्त काम कर रहा है। हमारे सर्वर कंपोनेंट्स भी, ये सारे सर्वर कंपोनेंट्स हैं। ये वाला ये सर्वर कंपोनेंट है, लेकिन ये क्लाइंट कंपोनेंट है, लेकिन फिर ये सर्वर कंपोनेंट है, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टाइलिंग है, ये हम स्टाइलिंग सभी कंपोनेंट्स के ऊपर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि केवल क्लाइंट कंपोनेंट्स के ऊपर ही हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। हम अगर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, हम डार्क मोड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि वो सभी सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट सबके ऊपर ही यूज़ हो। लेकिन जो हमारा ये यूज़ थीम, यानी कि जो भी हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट API और रिडक्स, ये सब कुछ हम केवल और केवल एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो ये एरर देगा। मान लो अबाउट पेज है हमारा, ये एक सर्वर कंपोनेंट है, यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं और कॉल किया हमने। अभी अबाउट, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एरर नहीं है। अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, ये देखो ये एरर दे रहा है, attempt to call use theme from server component but use theme is on a client, on the client component। ठीक है, हम सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्टेक्स्ट को नहीं यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें पता है कि एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है। हम जो कॉन्टेक्स्ट है ये वाला मैं हटा देता हूँ, और कॉन्टेक्स्ट को हम केवल और केवल क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हम वो स्टाइलिंग जो है वो क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट सबके ऊपर लगनी चाहिए, और ये लग रही है क्योंकि हम CSS का यूज़ करके ये चीज़ कर रहे हैं, ग्लोबल CSS लगा रहे हैं। सही, मस्त काम कर रहा है। ऐसे ही रिडक्स का सेटअप करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, रिडक्स का सेटअप करने के लिए हम एक स्टोर बनाते हैं, स्टोर का एक फोल्डर रहता है, तो आपको ऐसे स्टोर नाम का फोल्डर बनाना है। रिडक्स का सारा कोड यहाँ पे लिखना है, जो भी हम स्टोर क्रिएट करते हैं, हम रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ यहीं पे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करके हमें कहाँ पर इंपोर्ट करना है, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, लेआउट के अंदर ऐसे ही यहाँ पे रैप कर देना है। अगर थीम प्रोवाइडर भी है तो थीम प्रोवाइडर को आप चाहें बाहर रख सकते हैं। ठीक है, थीम प्रोवाइडर बाहर, फिर उसके अंदर रिडक्स प्रोवाइडर या स्टोर प्रोवाइडर, स्टोर प्रोवाइडर या रिडक्स प्रोवाइडर, जो भी आप नाम दें, प्रोवाइडर ये नाम देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से रेंडर करवा लेंगे। बाकी सारा काम वैसे ही करना है। आपको किसी भी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रिडक्स का जो भी रिड्यूसर है उसको इंपोर्ट करना है। अगर आपको उसका स्टेट यूज़ करना है तो आप स्टेट उसको, तो आप यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करके उसका स्टेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए ये चीज़ हटा देता हूँ, नहीं तो ये एरर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि Next.js एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट API को कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, रिडक्स को कैसे सेटअप करना है। हालांकि हमने रिडक्स को सेटअप करना प्रैक्टिकली नहीं देखा है, लेकिन सब कुछ वैसे ही है। अगर आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर कैसे सेटअप करना है, सब कुछ एज इट इज़ करना है। बस आपको यहाँ पर बाहर ऐप एप्लीकेशन से बाहर
एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, एक स्टोर नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर सारा कोड लिख के यहाँ पे इंपोर्ट करके रैप करवा देना। और सिंपल जैसे हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो रेडक्स है वो स्टेट प्रोवाइड करता है और स्टेट को हम केवल क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी सर्वर कंपोनेंट के अंदर हमें रेडक्स का स्टोर यूज़ करना हुआ, रेडक्स का कोई सेलेक्टर यूज़ करना हुआ, कोई भी स्टेट यूज़ करना हुआ, तो हमें उसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा या तो फिर उसके एक छोटे से हिस्से को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तभी हम रेडक्स को भी किसी सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर पाएंगे। मतलब सर्वर कंपोनेंट के अंदर तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, हमें उसको क्लाइंट कंपोनेंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको टास्क देता हूँ, ये आपका टास्क है कि आपको रेडक्स का एक स्टोर क्रिएट करना है। आप चाहे तो काउंटर बना सकते हैं, चाहे तो ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है और किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसको इंपोर्ट करके यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सेटअप करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेटअप करते हैं, रेडक्स सेटअप करते हैं। और ये वीडियो इस सेक्शन का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने डेटा फेचिंग और डेटा मैनेजमेंट ये दोनों चीज़ें देख ली हैं, कैसे हम नेक्स्ट जेएस के अंदर डेटा फेचिंग और डेटा मैनेजमेंट करते हैं। अगर यूज स्टेट है तो सिंपल ही, वो तो पहले से ही पता था हमें। और कैसे हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।